क्या है? हैव वी डन एनएसआर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स? यस। जहां पे आपको याद है हमने 16 एनएसआरस किए हैं। ओके, उसके बाद हमने बीटा एलिमिनेशन की तरफ गए जहां पे वी हैड E1 एंड E2 विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसमें भी स्पेशली E2 वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें केसेस थे, 4 केसेस हमने किए थे। The third reaction that we did was, coupling reaction, जो word synthesis था। ओके, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके स्पेशल केसेस देखे जहां पे दो अलग अलग अल्काइल हलाइड्स रहेगा तो वी गेट 3 डिफरेंट अल्केन्स, एंड देन वी डिड इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन। एंड द फोर्थ रिएक्शन वाज एडिशन रिएक्शन, जहां पे हम अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड मिलेगा। नाउ दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। बराबर है ये। और फिर उसके हमने रिएक्शंस किए विद सोर्स ऑफ प्रोटॉन। सो इट रिएक्ट्स विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन लाइक 1 डिग्री अमाइन अमोनिया, 2 डिग्री अमाइन अल्कोहल्स, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, टर्मिनल अल्काइंस, साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन, and obviously with D2O also to give a corresponding hydrocarbon। ठीक है, और फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया, डीपीपी किया। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, प्लीज सिट विद अ पेन एंड अ बुक बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरीन्स। एंड द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें अरीन्स के बारे में पढ़ना है is the topic of NSR of arenes. So the topic that we are taking is NSR of arenes। NSR of अराइल हलाइड्स भी बोलते हैं उनको हम, अरीन्स भी बोल सकते हो बिकॉज दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये जो अराइल हलाइड्स होते हैं दे आर नॉट एट ऑल रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ओके, उसके रीजंस हमने ये डिस्कस किए थे, वो जो मैं आपको अभी वापस बता रहा हूं कि अगर मैंने अराइल हलाइड ले लिया तो मैंने आपको शायद ऐसा बताया था कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अरीन्स और अराइल हलाइड्स और हेलोबेंजीन्स दे डू नॉट गिव एनएसआर वेरी इजीली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो वही हमें डिस्कस करना है बट इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। जो पहला रीजन है ड्यू टू विच अराइल हलाइड्स डू नॉट गिव एनएसआर एट रूम टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जैसे मान लो अगर हमने आपको अराइल हलाइड दे दिया ऐसा, ये वाला अराइल हलाइड है ऐसा, ठीक है, और अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे मान लो ऐसे, इधर और इधर। एंड वी नो दैट कि ये जो क्लोरीन होता है ना उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 लोन पेयर रहता है। सो नाउ देर इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, बाद में सिग्मा बॉन्ड है दैट इज सिंगल बॉन्ड, और रिंग के अंदर फिर डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर सिंगल डबल किसका कंडीशन होता है? रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो जब यहां पे रेजोनेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ध्यान दो। बेसिक रेजोनेंस में हम क्या बोलते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर में जाता है, और जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ जाता है? लोन पेयर में जाता है। तो ये लोन पेयर जाएगा बॉन्ड पेयर में, बराबर है ये। और यहां पे ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज, और यहां पे आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। और ये वाले कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर है ये। अगेन यू कैन सी दैट ये नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब ये पूरा अभी रेजोनेंस में जाएगा। द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि क्लोरोबेंजीन या कोई भी आप हेलोबेंजीन लेते हो तो उसमें रेजोनेंस हो रहा है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस उसका जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है दैट डज नॉट अलाउ हेलोबेंजीन्स टू गिव एनएसआर एट अ वेरी इजी रेट। क्योंकि क्या होगा, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में अभी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के वजह से
अब ये वाला जो क्लोरीन है वो इजीली सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, ये क्लोरीन को तो बाहर निकालना है, बट ये क्लोरीन बाहर नहीं निकल सकता इन हेलोबेंजीन ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो द फर्स्ट रीजन जो हम यहाँ पे लिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है। एंड इसी को आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ही आप रेजोनेंस भी बोलोगे। मतलब रेजोनेंस की वजह से ही तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब दूसरा इसका मतलब अभी जो रीजंस है वो बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू रेजोनेंस ओनली, बट सिंस दे आर गिवन इन एनसीईआरटी लेट्स डिस्कस देम। जो दूसरा है रीजन, वो लोग बोलते हैं कि मान के चलो इन सम हाइपोथेटिकल केस, अगर आपने ये क्लोरीन को निकाल भी दिया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको हम बोलेंगे फिनाइल कार्बोकैटायन। ये ऐसा रहेगा और यहाँ पे ऐसा रहेगा, क्लोरीन बाहर चला गया तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन बना, ये जो फिनाइल कार्बोकैटायन बना उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर। ये क्यों अनस्टेबल इन नेचर है, बिकॉज जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है ना क्लास, उसी पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और डबल बॉन्ड वाले का मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी आप ही मुझे बताओ कि कोई कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज कैसे रख सकते हैं? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज सिग्निफाइज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये कार्बन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। दैट मीन्स हम पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So the second reason why arenes do not give NSR at room temperature is the instability of phenyl carbocation. Just let me know in the chat box. क्या ये दो reason समझा सबको? Everyone, if you have understood, just type Y in the chat box. जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें सबसे बड़ा रीजन वो रेजोनेंस वाला ही है जो हमने SN1 SN2 के टाइम किया था। बराबर है ये। अब जो नेक्स्ट वाला है, तीसरा रीजन, यस, जो तीसरा रीजन हमें डिस्कस करना है वो हम ये बोलते हैं कि जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं ना क्लास, दे इजीली गिव एनएसआर रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर। और आपने देखा होगा जो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस किए हैं ना अल्काइल हलाइड्स के, वो एनएसआर किए हैं। याद करो कितने एनएसआर किए हैं। कैन समवन टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी एनएसआर ऑफ अल्काइल हलाइड्स वी हैव डन अप टिल नाउ? कितने एनएसआर किए? 16, यस। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ रिएक्शंस, है ना? सो अल्काइल हलाइड्स दे गिव एनएसआर वेरी इजीली, बट ये जो अराइल हलाइड्स है, दे डू नॉट गिव एनएसआर वेरी इजीली। उसका रीजन वो लोग ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे आप क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन अगर आप लेते हो, मान लो अगर मैंने हेलोबेंजीन ले लिया है, तो इसका रीजन वो लोग ये बोलते हैं कि आरएक्स में है ना, जनरली आरएक्स में हम ऐसा बोलते हैं कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, देर इज नो रेजोनेंस आउट ओवर हियर। ओके। और ये जो आरएक्स का बॉन्ड लेंथ है, वो एवरेज बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर्स का होगा। मतलब मान के चलो कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है और कार्बन आयोडीन है, तो जो एवरेज बॉन्ड लेंथ निकल के आएगा ना क्लास, वो 177 पिकोमीटर्स का है। और जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये कार्बन एटम रहेगा ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स रहेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp। तो वो इजीली है ना हेलोजन को जाने देगा। सो द रिमूवल ऑफ हेलोजन ओवर हियर इज वेरी इजी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई rx विल गिव एनएसआर वेरी इजीली। ऑन द अदर हैंड, जब आप इसके बारे में बात करेंगे, अरीन्स के बारे में बात करेंगे, तो अरीन्स में जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड रेजोनेंस, जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है वो घट जाता है, इट इज 169 पिकोमीटर्स। 169 picometers. So the bond length in arenes is lesser than that present in alkyl halides.
तो बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड का एंथैल्पी बढ़ जाएगा। बॉन्ड का एंथैल्पी बढ़ जाएगा मतलब द मॉलिक्यूल ऑफ हेलोबेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड। और यहां पे अभी अभी जस्ट हमने देखा कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला जो अल्फा कार्बन है वो sp2 कैरेक्टर रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन दैट ऑफ sp3 कार्बन। So that means alpha carbon of halobenzene is more electronegative than alpha carbon of alkyl halides. So that is the reason why arenes में या aryl halides में halogen cannot easily go out of the system, because वो जो कार्बन उसको पकड़ के रखा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, सो ड्यू यहाँ पे आप रीजन ऐसा बोल सकते हो, ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये तीसरा रीजन है। पहला रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन, तीसरा बोर्ड पे लिखा हुआ है यू कैन से दैट शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। और चौथा चौथा वाला बहुत सिंपल है। बोलने का सर अगर आपने ये अरीन्स ले लिया, मान के चलो अगर आप अरीन्स ले रहे हो, ओके, और मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ओके, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज Nu-। तो वो क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सभी को पता है न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। और ये जो हेलोबेंजीन का जो बेंजीन है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखो ना, तीन डबल बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स जो घूमते रहेंगे। सो दे से दैट कि जो हेलोबेंजीन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो है यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेगा। एवरीवन क्या क्रिएट करेगा, ये रिपल्शन क्रिएट करेगा। सो द न्यूक्लियोफाइल will be repelled by the high electron density of halobenzene, and that is the reason why nucleophile cannot easily attack the arenes। तो यहां पे मैं वो लिख देता हूं, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुनना, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द हेलोबेंजीन, द nucleophile cannot easily attack the arenes। And so these are the four reasons why arenes या aryl halides या halobenzenes they do not give NSR very easily। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पहला वाला ही रीजन है, जो मैंने आपको SN1 SN2 के वक्त भी बताया था। पूरा कहानी रेजोनेंस से ही चालू होता है कि ड्यू टू रेजोनेंस देर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इट विल नॉट अलाउ द हेलोजन टू गो आउट। दूसरा रीजन है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकटायन। तीसरा रीजन है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड हायर बॉन्ड एंथैल्पी। एंड फोर्थ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हेलोबेंजीन। आर ऑल द फोर रीजंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? यस। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये था रीजन विच एक्सप्लेन्स कि व्हाई एनएसआरस आर नॉट शोन बाय अरीन्स एट रूम टेम्परेचर। बराबर है ये। बट दे से दैट मान लो अगर आपको जबरदस्ती इसका एनएसआर करवाना ही है, हाँ, जबरदस्ती हमें एनएसआर करवाना है, तो हम जबरदस्ती इसका एनएसआर करवा सकते हैं। हम जबरदस्ती इसका एनएसआर करवा सकते हैं। बट बिफोर दैट आई थिंक वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी द डाउट फॉर लास्ट लास्ट रीजन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं वापस। देखो, एकदम सिंपल है। वो लोग क्या बोलते हैं कि जो हेलो बेंजीन होगा ना, हेलो बेंजीन जो देखो मैंने बोर्ड पे बनाया है, उसके अंदर तीन पाई बॉन्ड्स हैं जो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि पाई बॉन्ड्स कब बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनने के बाद बनते हैं, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है। सो पाई बॉन्ड्स मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड्स मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलेंगे हम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है हेलोबेंजीन में। मतलब काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव क्लाउड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का।
और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है ना। सी, दिस न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इसलिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा है। ओके, सो आइदर द न्यूक्लियोफाइल विल हैव अ नेगेटिव चार्ज और विल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों के बीच में अब क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक हेलोबेंजीन एट रूम टेम्परेचर। नाउ इज द फोर्थ रीजन क्लियर टू द स्टूडेंट हु हैड आस्क्ड मी द डाउट? रिपल्शन बोलना है, रिपल्शन किसके बीच में रिपल्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल के बीच में और हेलोबेंजीन के बीच में रिपल्शन होगा। ओके, हाँ। संडे टेस्ट, संडे टेस्ट के लिए डोंट वरी, संडे टेस्ट के लिए एन सारे एनएसआर, एलिमिनेशन, एडिशन और कपलिंग रिएक्शन आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला है। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो आपको नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, ये संडे टेस्ट में नहीं आने वाला है। ओके, बट सारे एनएसआर 16 के 16, एलिमिनेशन, E1 E2, कपलिंग रिएक्शंस, वो सब आने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। Okay, so one student is asking me, sir, I am confused when to convert cyanide to carboxylic or CH2NH2. I will answer to your question. Just give me some time. Let's first complete some properties. बहुत simple है आपका doubt, but ठीक है, I will take your doubt, but let's complete first the NSR of arenes. यहाँ पे ध्यान दो। वो लोग बोलते हैं कि पहले तो आप ये चार रीजंस के वजह से अरीन्स जो है वो एनएसआर इजीली नहीं देता है, बट अगर आपको जबरदस्ती करवाना है तो जबरदस्ती करवा सकते हैं। और जबरदस्ती जो हम करवा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ये सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में वापस आने वाला है। मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूं। ओके, सो दैट वी डोंट हैव टू डू इट अगेन इन अल्कोहल्स फिनॉल्स चैप्टर, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस। उसको हम डाउस प्रोसेस बोलेंगे। सो डाउस प्रोसेस से है ना हम एनएसआर करवाएंगे, डाउस प्रोसेस से हम एनएसआर करवाएंगे। समझ में आया ये? अब क्या होगा इसका एनएसआर, देखो बहुत सिंपल है। बोलने का सर आप क्या करो पता है, एक हेलो बेंजीन ले लो, मोस्टली हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं ये रिएक्शन में, वी टेक क्लोरोबेंजीन। ओके, और NaOH के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो यहाँ पे बच्चे तुरंत बोलते हैं कि सर एकदम सिंपल रिएक्शन है, क्लोरीन को हटाओ, OH को लगाओ, हो गया एनएसआर। बट अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि अरीन्स जो होते हैं वो इजीली एनएसआर नहीं देते हैं। तो पहले तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करना पड़ेगा। ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई कैटलिस्ट, वैसा। तो यहाँ पे जब आप ये NaOH लेते हो ना, तो ये NaOH जो होता है वो आपको याद रखना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, द टेम्परेचर दैट यू हैव टू टेक इज 623 केल्विन। 623 केल्विन यूज करना है टेम्परेचर आपको। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 300 ATM प्रेशर यूज करना है, यू हैव टू यूज 300 ATM प्रेशर। ओके, अब ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम्स, ये रिएक्शन उन्होंने है ना, डाउ डाउस प्रोसेस, ओके, ये अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स के गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया है। और वहां पे उन्होंने प्रेशर है ना 150 ATM दिया है। ओके, 150 ATM प्रेशर दे दिया है। बट वी आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी, बराबर है ये। तो एनसीईआरटी में है ना, आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में 300 से 320 ATM प्रेशर दिया है, सो वी विल फॉलो दैट ओनली। ठीक है, अब ये वाला है ना एक्वस NaOH होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस NaOH। तो आपको पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये रिंग बना, यहां पे ऐसा कुछ ONA मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज होगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर है ये। तो हाँ, इसमें आपको अभी ये याद रखना है कि ये जो कंपाउंड है उसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। एवरीवन क्या बोलेंगे उसको हम? सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड से है ना आप फिनॉल बनाओगे बाय एडिंग डाइल्यूट HCl। मान लो अगर आपने डाइल्यूट HCl ऐड किया है, जस्ट ऐड डाइल्यूट HCl टू दिस।
डाइल्यूट मतलब एक्वस ही होगा वो। डाइल्यूट कैसे करेंगे, पानी डाल के ही तो डाइल्यूट करेंगे। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेरी सिंपल रिएक्शन। कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान से देखना। ये वाला ग्रुप, ये जो Na है, वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। तो NaCl बन गया, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, फिनॉल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रहेगा NaCl का, दैट वी कैन राइट इट इन अवर बोर्ड एग्जाम्स। तो OH, और बाय प्रोडक्ट आपको बोर्ड्स के लिए याद रखना है NaCl। सो दिस इज हाउ यू गेट फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला रिएक्शन क्यों फिनॉल्स वाले चैप्टर में दिया गया है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसका नाम है डाउ प्रोसेस। ओके। सो क्लोरोबेंजीन लिया, उससे आपको ये बनाना है, ये वाले कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर, इट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। ओके। तो इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट HCl वो लोग एंट्रेंस में क्या देते हैं पता है, वो लोग H+ दे देंगे। या तो H+ दे देंगे, या तो वो लोग क्या दे देंगे, H3O+ दे देंगे, या तो क्या देते हैं पता है, H2O/H+। सो दिस आर द थ्री वेज बाय विच दे कैन आस्क यू द थर्ड, मतलब द सेकेंड स्टेप वो लोग ऐसे देते हैं। मतलब ये तीन में से कुछ भी दे सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डाउ प्रोसेस समझ में आया, मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, डाउ प्रोसेस समझ में आया सबको। ओके। डाउ प्रोसेस सबको समझ में आया, एकदम सिंपल है ये। आपको की कंसेप्ट क्या याद रखना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो डाउ प्रोसेस आप यूज करोगे। बराबर है, ये कैसे करोगे, एक्वस NaOH लगाना है, जो कंडीशंस एरो के ऊपर लिखा हुआ है वो कंडीशंस को फॉलो करना है, तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और बाद में डाइल्यूट HCl आप लगा दोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके। नाउ अब जो सेकेंड वाला मेथड है ना, वो अगेन अल्कोहल्स फिनॉल्स में दिया है, तो मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं सिंस इट इज कनेक्टेड विथ क्लोरोबेंजीन। उसको हम बोलते हैं रैस्टिक प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज रैस्टिक प्रोसेस। तो इसमें कहानी स्टार्ट होता है बेंजीन से। और ये फर्स्ट वाला रिएक्शन है ना, ऑलरेडी हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कर लिया है। सो इफ यू नो, यू कैन गिव मी द आंसर। ऊर्जा, डोंट वरी, आई विल, मैंने जस्ट अभी आपका डाउट देखा। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट दिस रैस्टिक प्रोसेस, उसके बाद और एक स्टूडेंट का भी डाउट था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। ये देखो, जब आप बेंजीन लेते हो ना, बेंजीन, तो बेंजीन पे आप मुझे बताओ, ये रिएक्शन हमने किया हुआ है, आपको याद भी आएगा। बेंजीन पे अगर हम क्लोरीनेशन कर दें, और मान लो एनहाइड्रस FeCl3 लगा दें, एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस FeCl3 लगा दिया और डार्क कंडीशंस ले लिया। डार्क कंडीशंस मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट वगैरह हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो कैन एनीवन टेल मी क्या बन रहा था प्रोडक्ट, याद करो, मैंने बताया था प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनता है ना, इसको ESR में हमने गिना था। मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन याद आया आप लोगों को। हेलोजिनेशन बोला था मैंने यहाँ पे आप लोगों को, हेलोजिनेशन। इज दिस क्लियर। यस, आई थिंक सबको याद आया है ये, ग्रेट ग्रेट। तो बस अभी ये क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब क्लोरोबेंजीन को है ना, एक ही स्टेप में है ना हम फिनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, तो बोलेगा सर वेरी सिंपल रिएक्शन, डायरेक्ट है ना, आप स्टीम ऐड करो, स्टीम ऐड करो। रुको, इधर मैं एरो पे लिख देता हूं, आपको डायरेक्ट स्टीम ऐड करना है, HOH। वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्टीम ऐड करना है। ओके, और आपको कैटलिस्ट क्या यूज करना है, आइदर यू विल यूज कैल्शियम फॉस्फेट। सो कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 ट्वाइस, या फिर SiO2 सिलिका, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको। ये कैटलिस्ट लेना है, और टेम्परेचर याद रखो, इसका टेम्परेचर 698 केल्विन होता है।
समझ रहे हो ये क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ रहा है? देखो डाउ प्रोसेस में भी 600 से ज्यादा टेम्परेचर, ये रैस्टिक प्रोसेस में भी 600 से ज्यादा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अरीन्स दे डू नॉट गिव एनएसआर एट रूम टेम्परेचर ना, वो चार रीजंस हमने डिस्कस किया। इसलिए देखो इतने सारे ड्रास्टिक कंडीशंस हमको यूज करना पड़ रहा है, हाई टेम्परेचर, हाई अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, वो सब हमको यूज करना पड़ रहा है। वाई स्टीम इज एडेड रक्षित? बिकॉज स्टीम जो है उसमें गैस फॉर्म में रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, सो आयंस विल बी फॉर्म। तो आयंस का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, ये हमने स्कूल में पढ़ा है ना, कि आयंस जो जहां पे रहते हैं वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। बराबर है ये। अगर वो वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, पर अगर स्टीम में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस विल बी वेरी वेरी लेस, सो द रिएक्शन विल बी फास्टर। समझा आपको ये? ओके, चलो यहां पे ध्यान दो। सो क्लोरोबेंजीन पे आपने ये ऐड कर दिया, तो डायरेक्ट आपको एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। देखो एकदम सिंपल, ये Cl जो है वो H के साथ जाएगा, और आपको यहां पे फिनॉल मिलेगा, फिनॉल। ये फिनॉल मिलेगा यहाँ पे। बाय एनी चांस एनीवन नोज व्हाट इज द अदर नेम फॉर फिनॉल? नोमेनक्लेचर वगैरह में आपने किया है 11th में। व्हाट इज द अदर नेम फॉर फिनॉल? जब तक मैं पानी पीता हूँ बताओ मुझे। हम्म, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी तो बोलते हैं उसको। ओके, और बेंजीनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना, ये दो प्रोसेस है जिससे क्लोरोबेंजीन को आप फिनॉल में कन्वर्ट करा सकते हो। पहला वाला है डाउ प्रोसेस, दूसरा वाला है रैस्टिक प्रोसेस। दोनों के कंडीशंस आपको याद रखना है। क्या ये बात समझा आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ओके। अब इसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि वही मान लो अगर आप डाउ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो ना, डाउ प्रोसेस मतलब ये अपना रैस्टिक प्रोसेस अभी हो चुका है, डाउ और रैस्टिक प्रोसेस अपना हो चुका है। यहां पे ध्यान दो। अब जैसे मान लो वो लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर ये वाला रिएक्शन दिया, इसका IUPAC नेम आप लोग दे सकते हो? व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड? इसका IUPAC नेम क्या होगा? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जो रिएक्टेंट है उसका आयुपैक नेम क्या आएगा बताइए? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द रिएक्टेंट क्लास? यस, आई थिंक वैभवी एंड अदर्स आर करेक्ट। सृष्टि का भी आंसर सही है, ऊर्जा इज ऑल्सो करेक्ट, चिन्मय इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। परफेक्ट। ओके, तो एकदम सिंपल। देखो एनएसआर है, कुछ गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया है, बट इससे बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन हमें डिस्कस करना है। पहले मैं रिएक्शंस बता देता हूँ, और क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, या डोंट वरी, आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ग्रुप right now. Your aim should be listen to me very carefully, make proper notes wherever it is possible, sit with a pen and a book. I will be sharing the recordings, I will be sharing the paint file notes, I will be sharing you everything, all these notes. बट समझ में आना चाहिए ना पहले। सिर्फ नोट्स में शेयर कर दूंगा उससे कुछ समझेगा नहीं, तो यहाँ पे अभी ध्यान दो। आई विल बी शेयरिंग ऑल द रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी। ठीक है, चल, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है, ओके, यहां पे ना, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि यहां पे जो प्रोडक्ट का यील्ड मिल रहा है ना, यील्ड, दैट इज क्लोज टू 55%।
हाँ, ऐसे ही कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उनसे उनको पता चला। अब दूसरा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ध्यान से देखना अभी। यहाँ पे NO2। अच्छा, इसका नाम क्या आएगा, 1 chloro 246 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, बराबर, वो 2 4 था, ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, OH-, यू कैन टेक एनी न्यूक्लियोफाइल। ओके। और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, देखो क्या मिलने वाला है, ये रिंग मिला आपको ऐसा, यहाँ पे OH मिला, यहाँ पे NO2 मिला। ये जो अभी मैंने प्रोडक्ट में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाया है, क्या कोई उसका आयुपैक नेम दे सकता है? व्हाट इज द आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड, बताइए। व्हाट इज द IUPAC नेम? क्या होगा इसका IUPAC नेम, बताइए। यस, इट इज सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोफिनॉल। वैभवी इज ऑल्सो करेक्ट कि सर इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड है ये याद रखना है। और ये मैं लिख देता हूँ, पिक्रिक एसिड लिख रहा हूँ क्योंकि आयुपैक नेम तो आपको आ ही जाएगा, विच इज गिवन बाय रक्षित। सही है आंसर, इट इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा। पिक्रिक एसिड के बारे में ना अपने को फिनॉल्स में जो पढ़ना है ना, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वो एक येलो कलर का PPT होता है। और मजे की बात क्या है पता है, ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स। अगर आपने RDX वगैरह का नाम सुना होगा, तो दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग द एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, RDX, और मतलब अलग अलग जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो बनाने के लिए काम आता है। अच्छा, यहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा है, यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा है, कि यहाँ पे जो यील्ड आ रहा है ना, वो 95% आ रहा है। मतलब यहाँ पे रेट भी बहुत फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत फास्ट है, और मतलब यील्ड भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो यहां से है ना, उनको क्या पता चला कि जब क्लोरोबेंजीन में कोई भी NO2 ग्रुप नहीं था ना डाउ प्रोसेस में, तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनको यूज करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। पर जब उन्होंने 2 बार NO2 ले लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम यूज करना पड़ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो 400 केल्विन के आसपास हो जाएगा, या उससे भी कम लोगे तो भी चलेगा। और जहां पे 3 NO2s ले लिए है ना हमने, 3 NO2s, वहां पे तो वो लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ वार्म हीटिंग करना है, सिर्फ वार्म हीटिंग करना है, मतलब जेंटल हीटिंग, आपको 400 केल्विन तक जाने की भी जरूरत नहीं है। बराबर है ये। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब NO2 नहीं था, तो हाई टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन कम आ रहा था। फिर उन्होंने एक NO2 रखा रहेगा तो थोड़ा रिएक्टिविटी बढ़ा। फिर उन्होंने 2 NO2 रखा, जिसका ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया भी है कि यील्ड 55% के आसपास आता है। ओके, ये NCERT में उतना डिटेल में नहीं दिया है, बट गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ओके। और अगर 3 NO2s दे दिया, तो 95% और टेम्परेचर भी बहुत कम यूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो NSR ऑफ अरीन्स है ना, NSR ऑफ अरीन्स, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे ये मतलब निकलता है कि जो NSR ऑफ अरीन्स है, NSR ऑफ अरीन्स, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो NO2 ग्रुप है, उसका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताओ मुझे। इज इट EWG और EDG? NO2 ग्रुप, बताइए। हाँ, EWG, आई कुड सी मोस्ट ऑफ देम गिविंग मी द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। भाई पाई बॉन्ड लगा है ना नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे पाई बॉन्ड लगेगा तो बट ऑब्वियस है कि वो विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा।
अगर लोन पेयर होता तो वो डोनेटिंग जैसा काम कर सकता है। तो यहां पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एनएसआर ऑफ अरीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडब्ल्यूजी। समझ में आया ये? जितने ज्यादा ईडब्ल्यूजी ग्रुप्स रहेंगे ना, जितने ज्यादा ईडब्ल्यूजी ग्रुप्स रहेंगे, उतना ही ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा फॉर एनएसआर। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। यस, आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। बराबर है ये? तो अब यहां पे ध्यान दो, अगर मान लो मैंने आपको तीन कंपाउंड्स दिया है, ए बी और सी। आपको है ना तीनों का एनएसआर का मुझे रिएक्टिविटी बताना है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया, तीनों क्लोरोबेंजीन ही रहेगा ऐसा। तीनों क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है? ऐसा कुछ है, ऐसा है। ओके। अब वो लोग ने बोल दिया है कि मान लो यहाँ पे दो NO2 है और यहाँ पे एक NO2 है। तो मान के चलो ए बी और सी है, तो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? ए बी और सी है, तो किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा बताइए।